Good afternoon, students. Today we are going to discuss ion exchange chromatography. First is the introduction, then classification, ion exchange resins, their properties, the mechanism of ion exchange process, factors affecting ion exchange, methodology, and applications. First is the definition of ion exchange chromatography. What is ion exchange chromatography? It is the process by which a mixture of similar charged ions can be separated by using an ion exchange resin which exchanges ions according to their relative affinities. इससे क्या समझ आता है हमें? एक आयन एक्सचेंज में क्या हो रहा है? मिक्सचर ऑफ सिमिलरली चार्ज्ड आयंस, मतलब आयंस हमारे पास दो तरह के चार्जेस के हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, कैटायंस और एनायंस। अब एक ऐसा मिक्सचर है हमारे पास जिसमें बहुत सारे तरह के पॉजिटिवली चार्ज या बहुत सारे तरह के नेगेटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट हैं। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक आयन एक्सचेंज रेजिन यूज करेंगे। एक आयन एक्सचेंज रेजिन क्या करेगा? उसके पास जो आयन एक्सचेंज रेजिन है उसके पास ऐसी कोई ना कोई आयन फ्री पड़ा होगा या वो दे सकता होगा फ्री आयन, ताकि जो हम सेपरेट करना चाहते हैं आयन उसके साथ एक्सचेंज हो जाए। मान लो पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयंस पड़े हैं किसी सॉल्यूशन में, हमने क्या करना है? कैल्शियम को उसमें से निकालना है। तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा आयन एक्सचेंज रेजिन यूज करेंगे जो जिसके पास कोई और आयन पड़ा होगा, सपोज उसके साथ सोडियम लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा? अपना सोडियम Na पॉजिटिव दे देगा और उसके बदले में कैल्शियम को लेके निकल जाएगा। ये जो है इसकी एफिनिटी, आयन की एफिनिटी डिसाइड करेगी कि आपका जो एक्सचेंज है वो कैसा होगा, या सेपरेशन जो है वो उसके बेसिस पे होगी, बेस्ड अपॉन द रिलेटिव अफिनिटी ऑफ चार्ज्ड आयंस। अब जो आपके पास आयन एक्सचेंजर्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि सेपरेशन हो पाए? फर्स्ट इज they are almost insoluble in water and organic solvents such as benzene, carbon tetrachloride, ether, etc. इंसॉल्युबल होने चाहिए, उनमें घुलने नहीं चाहिए, पानी हो या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, जो इनका स्ट्रक्चर है वो बड़ा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, या पॉलीमर्स ही होने चाहिए, लार्ज चेन होती है इनकी आयन एक्सचेंज रेजिन्स की। लास्ट इज they have active or counter ions that will exchange reversible with other ions in a surrounding solution without any substantial change in the material. मतलब उनके ऊपर कुछ ऐसे आयंस लगे होने चाहिए जो एक्सचेंज हो जाए। रिवर्सिबल मतलब हम वापस उसका दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, ताकि बट जो उसका स्ट्रक्चर है या जो उसका फॉर्म है, मटेरियल जो है, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, सिर्फ आयन का एक्सचेंज होना चाहिए। अब इसकी हम एग्जांपल देख के करेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा कैसे हो रहा है। सपोज हम कैटायन एक्सचेंज की बात करते हैं। ये एक आयन एक्सचेंज रेजिन है, कोई सॉलिड ले लिया जिसके ऊपर H पॉजिटिव जो आयन है वो रिमूव हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। कोई ये सोल्यूशन है उसमें M पॉजिटिव आयंस पड़े हैं, वो क्या करेंगे? इनको इसमें से पास करेंगे, M पॉजिटिव आयन को इसमें से, और हमारे पास क्या है? M पॉजिटिव जो है वो उस रेजिन के साथ जुड़ जाएगा और इधर हमारे पास H पॉजिटिव रह जाएगा सोल्यूशन में। अब ये जो होगा, ये जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये इसके साथ निकल आएगा बाहर। उसी तरह से एनायन एक्सचेंज की बात करेंगे अगर, तो एनायन एक्सचेंज में ये कोई नेगेटिवली चार्ज एनायन है, ये सॉलिड के साथ इस तरह से जुड़ा है, ये निकल जाएगा, उसकी जगह जो सॉल्यूशन में पड़े एनायन है वो उसके साथ जुड़ जाएंगे। जैसे इस डायग्राम में है, अगर हमारा सरफेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या करेगा? नेगेटिवली चार्ज एनालाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
मतलब स्टेशनरी फेज जो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिवली चार्ज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वाइस वर्सा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट आती है इसकी क्लासिफिकेशन। आयन एक्सचेंज रेजिन्स जो है वो कई तरह के हैं, उनको क्लासिफाई भी कई तरीके से कर सकते हैं। अगर हम उसके सोर्स के हिसाब से क्लासिफाई करें, मतलब फ्रॉम द सोर्स दे आर ऑब्टेन्ड, दे कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में आपके पास आते हैं कैटायंस, फॉर एग्जांपल जियोलाइट, क्ले, एनायंस जैसे कि डोलोमाइट। सिंथेटिक में आपके पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रेजिन्स आते हैं। उसके बाद अगर इनको क्लासिफाई करें हम इनकी केमिकल नेचर के हिसाब से, तो इसकी 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंज रेजिन। स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंज मतलब जो कैटायन यूज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा है। अगर वीक कैटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होगा, मान लो कोई मिथाइल एक्राइलेट पॉलीमर लगा है, तो ये जो कैटायन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब वीक कैटायन मानते हैं इसको। देन स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंज रेजिन, इसमें आते हैं हमारे पास क्वाटर्नरी अमोनियम, और वीक एनायन एक्सचेंज रेजिन में आता है हमारे पास मिथाइल अमाइनो ग्रुप। फिर अगर हम इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो ये कई तरह के हैं, जैसे कि पेलिकुलर टाइप ऑफ एनायन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज फिल्म, ये इस तरह के बने होते हैं। इनका पार्टिकल साइज जो है वो 30 to 40 माइक्रोन्स है, और इसकी जो थिकनेस है वो 1 to 2 माइक्रोन्स की होती है, पतली सी लेयर होती है। और इनकी एफिशिएंसी जो है 0.01 से लेके 0.1 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम ऑफ एनायन एक्सचेंज रेजिन होती है। देन हमारे पास आते हैं पोरस रेजिन कोटेड विद एक्सचेंज बीड्स। इसमें क्या है, ये इस तरह का होता है पोरस रेजिन, एक्सचेंज बीड्स इसके ऊपर लगे होते हैं। पार्टिकल साइज इसका होता है 5 to 10 माइक्रोन्स, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 0.5 से लेके 2 मिली इक्विवेलेंट्स पर ग्राम ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन होता है। थर्ड इसमें आता है हमारे पास स्ट्रक्चर बेस्ड में ही मैक्रो रेटिकुलर रेजिन बीड। ये बड़ा सा साइज है, ये कॉम्प्लेक्स से इस तरह से पैकिंग की होती है इसकी। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते और इनमें जो एक्सचेंज रेट है वो भी बहुत लो होता है, तो इनको ज्यादा यूज नहीं किया जाता। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास आती है सरफेस सल्फोनेटेड एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रोस्टैटिकली विद एनायन एक्सचेंज। इसके सरफेस के ऊपर सल्फोनेटेड होते हैं, ये SO3 NR3 ग्रुप लगा होता है इसके ऊपर, और इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत लो होती है। और ये जो ग्रुप है ये आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग करता है जो हमारा एनायन एक्सचेंज है, उस एक्सचेंजर है उसके साथ, और इसकी कैपेसिटी जो है वो हमारे पास 0.02 मिली इक्विवेलेंट्स पर ग्राम होती है। नेक्स्ट आता है हमारी जो अपरेटस है या इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है कॉलम। कॉलम किस चीज का बना होना चाहिए, ग्लास का भी हो सकता है, या स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, या पॉलीमर्स का भी बना हो सकता है। डायमेंशंस जो है कॉलम की वो वेरी करती हैं। लेंथ टू डायामीटर की जो रेशियो है, मतलब कितना लंबा हो और कितना उसकी डायमीटर मतलब गोलाई कितनी होगी, वो होनी चाहिए 20:1 से लेके 100:1 तक। देन हमारे पास मतलब 20:1 का क्या मतलब है कि अगर लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 1 सेंटीमीटर हो सकता है, या लेंथ ये अलग अलग रेशियोज में 20 से 1 या 100 सेंटीमीटर है तो 1 हो सकता है, इन बिटवीन भी इनकी कोई रेशियोज हो सकती हैं, इसी की रेंज में ही इनकी लेंथ और डायमीटर की डायमेंशंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन्स एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें सबसे पहले हमारे पास आयंस 2 तरह के ही हैं, या कैटायन होंगे या एनायन होंगे, जो भी सेपरेट करना है उस हिसाब से हम आयन एक्सचेंज रेजिन ले लेंगे। अब आयन की नेचर किस तरह की है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो डिसाइड करे कि हमें कैसा रेजिन लेना है, और एफिशिएंसी कैसी है रेजिन की वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज कैपेसिटी से भी, कितने आयंस वो एक्सचेंज कर सकता है। फिर आता है हमारे पास पार्टिकल साइज,
50 to 100 मैश भी हो सकता है या 100 to 200 मैश भी हो सकता है। फिर स्ट्रक्चर आती है हमारे पास, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन की, पेलिकुलर है, पोरस है, मैक्रोरेटिकुलर है या सरफेस सल्फोनेटेड है, कुछ भी हो सकता है। देन हमारे पास आती है अमाउंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग एजेंट प्रेजेंट। वो डिसाइड करता है कि जो आपका आयन एक्सचेंज रेजिन है वो कितना स्वेल करता है। नेक्स्ट हमारे पास, पहले हमने कॉलम किया, फिर हमने किया आयन एक्सचेंज रेजिन, और साथ में ही उसकी प्रॉपर्टीज भी कर ली। थर्ड हमारे पास आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है हमारे पास, इसमें दो चीजों का बना है। एक है चार्ज ग्रुप्स विच आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज प्रोसेस, और दूसरा है मैट्रिक्स। मतलब जो हमने ये इसमें देखा था, एक है ये चार्ज ग्रुप और दूसरा है हमारे पास मैट्रिक्स। अब ये किस तरह का हो सकता है मैट्रिक्स? सेल्यूलोज का बना हो सकता है, सिलिका का बना हो सकता है, पॉलीक्राइलामाइड का बना हो सकता है, क्राइलेट का बना हो सकता है, या कोटेड सिलिका से भी बना हो सकता है। अब स्टेशनरी फेज आया तो मींस मोबाइल फेज भी कुछ होना चाहिए। मोबाइल फेज इसमें क्या हो सकता है, आपके पास कोई सुटेबल सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन या मिक्सचर ऑफ सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस उसमें कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला हो, जिसमें हम अपने आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर सके। ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो या तो एक्वस सॉल्यूशन हो सुटेबल सॉल्ट्स का, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स का प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है उसमें, जिसमें आपका जो आयनिक कंपाउंड है जो आपने सेपरेट करना है वो डिसॉल्व हो सके। अब इसमें क्या क्या एडिटिव्स डाल सकते हैं हम? EDTA, पोलियोल्स, ग्लिसरोल, ग्लूकोज, डिटर्जेंट, लिपिड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यूरिया, इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। देन हमारे पास कुछ इसमें बफर्स भी यूज होते हैं, क्योंकि पीएच जो है आयंस एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेपरेशन, और उसको पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें बफर्स की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम कैटायंस की एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब वी आर अंडरगोइंग कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो हम यूज करेंगे सिट्रिक एसिड बफर, लैक्टिक एसिड बफर, एसिटिक एसिड बफर या फॉर्मिक एसिड बफर। और अगर हम एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो हमारे पास किस तरह के बफर आएंगे? पाइप्राजीन बफर, एन मिथाइल पाइप्राजीन बफर, ट्राइथिनोलामीन बफर, इथेनोलामीन बफर, इस तरह से। बफर का बेसिकली काम क्या है? कोई भी बफर होगा वो एक वीक एसिड या वीक बेस का से बना होगा प्लस इट्स कॉन्जुगेट सॉल्ट। तो इसमें हम जो भी ले रहे हैं बफर, ये सब वीक एसिड है या ये वीक बेस है, तो इनको यूज करते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। थोड़ा बहुत अगर हम इसमें एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे तो वो पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैंपल की प्रिपरेशन। सैंपल की प्रिपरेशन जो है वो कैसे होती है? पहली बात, जो सैंपल है आपका वो सॉल्युबल होना चाहिए इल्यूएंट के अंदर, और मोबाइल फेज में भी वो ऑब्वियसली डिसॉल्व होके ही आगे जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि सैंपल प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं तो कॉलम को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से जो हमारा सैंपल हम लेते हैं उसमें से कुछ भी तरह का पार्टिकुलेट्स, मतलब कुछ भी ऐसा जो आपके कॉलम को ब्लॉक कर सकता है या खराब कर सकता है, वो पहले ही हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैकेजिंग, पैकिंग ऑफ द कॉलम। अब कॉलम की पैकिंग मोस्टली हम करते हैं वेट पैकिंग मेथड से। वेट पैकिंग मेथड से में क्या होता है कि हम एक सॉल्वेंट ले लेते हैं, उसमें सिलिका या जो भी आपका पैकेजिंग मटेरियल है उसको डिसॉल्व कर लेते हैं और फिर उसको कॉलम के अंदर डाल देते हैं, पैक कर देते हैं। और जब पैकेजिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें से सॉल्वेंट रन करना शुरू करते हैं। सॉल्वेंट जब रन करेगा तो उसमें, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में होता है, सॉल्वेंट जैसे जैसे नीचे आएगा वो अपने साथ सेपरेट करके कंपाउंड को लेके आता है। इस केस में हमारे पास एनायन या कैटायन आएंगे, जो भी हम सेपरेट करना चाहते हैं।
लास्ट इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम एंड इल्यूशन। मतलब हमारे पास कॉलम में से आयंस या एनायंस सेपरेट हो गए, अब लास्ट हमने क्या करना है उसमें क्रोमेटोग्राम मतलब ग्राफ बनाना है कि किस चीज का ये हमारे पास सेपरेट हुआ, अनायन या एनायन कैसा कौन सा आया। उसी में ही हमारे पास आ जाता है एनालिसिस ऑफ द इल्यूएट। उसके अलग अलग मेथड्स हैं, जो हमने फ्रैक्शंस कलेक्ट की, जो जो उसका वॉल्यूम आया उनको कई उसके एनालाइज करने के कई मेथड्स हैं। मतलब जो एनायन आया या कैटायन आया उनको हम कैसे देखेंगे कि कौन सा आया, तो हम स्पेक्ट्रोमेट्रिक फोटोमेट्रिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, पोलैरोग्राफिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, कंडक्टोमेट्रिक या रेडियोकेमिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में क्या आता है, रीजनरेशन ऑफ आयन एक्सचेंज। रीजनरेशन ऑफ आयन एक्सचेंज का क्या मतलब है, हमारे पास जो रेजिन था उसमें से उसने आयन तो एक्सचेंज कर दिया, लेकिन हमने एक चीज स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि रिवर्सिबल एक्सचेंज। मतलब अब जो हमारे पास आयन एक्सचेंजर था उसको हमने वापस रीजनरेट करना है वो जिस फॉर्म में था, तो लास्ट में हम वो करते हैं। वो कैसे करते हैं, हम कॉलम को कई बार क्या करते हैं चार्ज कर देते हैं। अगर कैटायन एक्सचेंज है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ चार्ज कर देंगे, तो उसके जो कैटायंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर एनायन एक्सचेंज है तो उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ चार्ज कर देते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कौन सा यूज कर सकते हैं, HCl। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके आते हैं मेथड्स। इसके दो मेथड्स हैं। सबसे पहले है बैच मेथड। बैच मेथड में क्या होता है आपके पास, द रेजिन एंड द सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन अ वेसल until the equilibrium is attained and the solution is then filtered off. The batch is used for softening of water and production of demineralized water. अब ये मेथड कहाँ पे हम यूज करते हैं, मान लो हमारे पास हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर में क्या होता है, मोस्टली हमारे पास कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे आयंस होते हैं प्रेजेंट। हार्ड वाटर की सिंपल सी पहचान क्या होती है कि झाग नहीं बनती उसमें। क्यों नहीं बनती, क्योंकि इसमें बहुत ये आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम यूजिंग दिस टेक्निक बैच मेथड यूज करके जो आपका वाटर है उसमें एक ये वाला रेजिन यूज करते हैं RSO3Na पॉजिटिव सल्फोनिक एसिड सोडियम फॉर्म ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं। जो पानी के अंदर कैल्शियम है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस हैं, वो क्या करेंगे, ये सोडियम को रिप्लेस करके यहाँ पे खुद जाके लग जाएंगे। RSO3 ट्वाइस Ca2 पॉजिटिव और सोडियम आयन जो है वो अलग हो जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, ये जो आपका ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है, तो इससे जो है आपकी हार्डनेस ऑफ वाटर है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर। वो कैसे करते हैं, हम फिर से क्या करेंगे, सल्फोनिक एसिड ले लेंगे और इसमें जो भी मेटल आयन पड़ा है उसको हम केटायन को इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और इसके साथ जुड़ के जुड़ जाएगा। और अगर हम इसी तरह से एनायन एक्सचेंजर को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसमें क्या होगा, ये क्लोराइड जो है वो इसके साथ लग जाएगा और आपके पास हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। ये डायग्राम है जिसमें पता चल रहा है जो वाटर की हार्डनेस थी, जैसे ये सोडियम था हार्डनेस कॉज कर रहा था, तो हमने क्या किया, कैल्शियम आयंस को एक्सचेंज करा दिया और ये जो हमारे पास हार्ड वाटर था वो एंड में क्या होगा, कैल्शियम आयन का एक्सचेंज हो जाएगा सोडियम आयंस के साथ और हमारे पास सॉफ्ट वाटर आ जाएगा। सेकेंड मेथड हमारे पास आता है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में क्या है कि एक ग्लास का कॉलम है जिसको नीचे हमने ग्लास वूल या प्लग या कॉटन या सिंटर्ड ग्लास डिस्क के साथ फिट किया होता है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्लरी डाल देते हैं रेजिन की, उसमें पानी डाल देते हैं और साथ में हम क्या करते हैं उस स्लरी को
सैंपल कॉलम में से धीरे धीरे आने देते हैं। जब वो स्लरी सेट हो जाती है, उसमें से बबल्स निकल जाते हैं, तो एक कॉलम की पैकिंग हो जाती है। फिर उसको क्या करते हैं, हम फिर से पानी से वॉश करते हैं। फिर पानी को हम वॉश करने के बाद फिर से उसको स्टॉप कर देते हैं। रेजिन जो उसमें हमने डाला है उसको सेटल होने देते हैं। जो भी एक्सेस वाटर होगा उसको निकाल देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि वाटर का लेवल जो है वो